नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, अभी वर्तमान में चल रहे हैं पटवारी के पेपर। तो पटवारी के पेपर आप डेली किसी न किसी संस्थान के द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से रिव्यू देख रहे होंगे। वहां पर वो बता रहे हैं कि किस टाइप का पेपर आए, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, सीक्वेंस वाइज पूछे गए या क्रम से पूछे गए या अदर अदर सेक्शन में डिवाइस पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखने या सुनने को मिल रहे होंगे। साथियों, ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी कमेंट आए कि सर आप उनसे संबंधित कुछ प्रश्न को बता दीजिए, या फिर उस जीएस वाला सेक्शन है तो आप जीएस से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके आधार पर क्या क्या किस हिसाब से हमारी आगे की रणनीति होना चाहिए। साथियों, आप विश्वास मानिएगा, जब पटवारी एग्जाम शुरू नहीं हुआ था उससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाकर उसको अपलोड भी किया था, जिसमें हमने प्रबंधन से संबंधित जो भी बातें बताई थी उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज भी पूछ रहे हैं। जीएस में जो बताया था वो भी उसी हिसाब से आ रहा है। तो साथियों, मेरे क्या रहता है कि मेरी कोशिश रहती है, मैं अंदाज लगाकर और कोशिश ये करता हूँ कि अपना अनुमान सटीक बैठे, और अभी तक यही हुआ और बैठा भी है। तो जैसे कि आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे जीएस वाले पोर्शन से। जीएस वाले पोर्शन से चर्चा करेंगे, इस आधार पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 दिन के जो पेपर है और दोनों दिनों को पेपर के पूरे प्रश्न भी हैं। तो किस आधार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आगे जिनका पेपर होगा तो उनको किस आधार पर तैयारी करनी होगी जिससे उनके नंबर अच्छे आ सके। जैसे कि मध्य प्रदेश के इतिहास से, जैसे कि अपना सब्जेक्ट भी इतिहास है, तो एमपी के हिस्ट्री से क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, और इतिहास जैसे कि इंडियन हिस्ट्री से कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो किस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब कि जीएस वाला पूरा पोर्शन अपन कवर कर देंगे इस वीडियो में, और जिससे इतने प्रश्न भी हम बता देंगे जो अनुमानित आने योग्य, मतलब संभावित प्रश्न जो आगे आ सकते हैं, बस उनको ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो है पटवारी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बाद में अगर आप पीएससी के हिसाब से भी देखोगे तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो साथियों, मैं पहले क्या करूंगा, आपको जो प्रश्न पहले पूछे गए, मतलब कि इन शिफ्टों में पूछ लिए गए, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे जीएस वाले की प्रश्न कहां से और कैसे पूछे गए, तो मैं आपको बताता हूं उन प्रश्नों के बारे में, कहां से क्वेश्चन बने हैं जीएस के। जैसे कि अगर एमपी में से क्वेश्चन ऐसा बना है कि एमपी का एक क्वेश्चन मान ली जाए कि तानसेन का मकबरा कहां है, या तानसेन को कहां पर दफनाया गया है, यानी कि तानसेन का मकबरा कहां पर है मध्य प्रदेश में, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, या तानसेन को कहां पर दफनाया गया। तो सीधा सिंपल सा इसका उत्तर क्या होगा, ग्वालियर में, यानी ग्वालियर में। लेकिन अब इस प्रश्न से हमें क्या अंदाज लगाना होगा, इस प्रश्न से हमें क्या अंदाज लगाना होगा कि जितने भी मध्य प्रदेश में इंपोर्टेंट व्यक्तित्व है जिनका संबंध किसी ना किसी अच्छे शासक या अच्छे राजा से रहा है, उनसे संबंधित हमें क्या याद करना होगा, उनकी समाधि और मकबरा और दरगाह। समाधि, मकबरा, दरगाह। जैसे कि आगे बेजू बावरा की समाधि, मुमताज की समाधि कहां पर है, जो कि हम अभी जो संभावित प्रश्न है उनमें उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा किला कहां पर है, इनकी समाधि कहां पर है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपन थोड़ा सा देख सकते हैं कि तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था, वो आपको याद ही होगा, और भी बहुत सारे फैक्ट है उससे संबंधित जो आपने देख भी लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, चिन्नौरी चावल जीआई टैग मिला। चिन्नौरी चावल आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि चिन्नौरी चावल मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है, बालाघाट जिले का एक सबसे प्रसिद्ध चावल, अच्छी किस्म का चावल है जिसको बोलते हैं चिन्नौरी चावल, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था। तो चिन्नौरी चावल बालाघाट। तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी जीआई टैग मिले जो कि अभी 2022-23 में जितनी भी चीजों को, जितनी भी महत्वपूर्ण वस्तु हो गई, कोई सा भोजन हो गया, जैसे कोई सा प्रसादी हो गए, जैसे कोई सा फल हो गया, तो जिसको जीआई टैग दिया गया या एक जिला उत्पाद दिया गया, उन पर अपनी की सिरसिरी नगा बनाकर रखनी है, मतलब उनको हमें देखना है, ये इंपोर्टेंट रहेगा, तो उस पर अपन को ध्यान देना है। ओके, आप नोट करते चलिएगा कि किन चीजों को हमारे अभी हम वर्तमान जिस पेपर पूछ रहे हैं, जिन हिसाब से बना रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होगी चीजें। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये आ गया। दूसरा हो गया कि बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है, यानी कि 4 क्षेत्र दे दिए। जैसे कि एमपी का अपन मैप बनाते हैं, तो एमपी को बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे बनाते आता नहीं ज्यादा, तो अलग अलग सेक्शनों में एमपी को डिवाइड किया गया है इस प्रकार से। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कौन से नहीं आते, तो ऐसे जो 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया, 7 प्रकार से भी विभाजित कर दिया गया। तो उन क्षेत्रों का अनुसार, जैसे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना,
नर्मदा घाटी, इस प्रकार के इस निर्माण क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र कहाँ से संबंधित है और उसके अंतर्गत कौन सी चीजें आ रही है, तो ये अपने को एक बार मतलब इन पर सिरसिरी नगर डालनी है। और दूसरा ये है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी चोटियां पड़ रही हैं, यानी कि धूपगढ़ की चोटी, ऐसे ऐसा क्वेश्चन, तो इन पर अपने को ध्यान देना है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो पर्यटन स्थल है, कला एवं संस्कृति वाला जो पोर्शन है या भौगोलिक स्थिति वाला जो पोर्शन है, उसको हमें अच्छे से देखना है। एक बार अच्छे से देखना है, सिरसिरी नजर से अपने को देखना है, वहां से अपने कवर हो जाएगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय के लिए लगाया जाता है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है और कितने समय के लिए लगाया, तो 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। और कैसे लगाया जाता है कि 1 साल के बाद धीरे धीरे 6 महीने करके या 1 साल करके उसको बढ़ाया जाता है। तो इस आधार पर यानी कि पॉलिटी कहां से, राज व्यवस्था से कहां से क्वेश्चन बना, राष्ट्रपति से बन गया, तो हो सकता है आगे प्रधानमंत्री से बन जाए, हो सकता है संसद से बन जाए, या किसी मतलब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल नहीं है ना कोई लो लेवल है, मीडियम क्वेश्चन है, तो अपने को ये देखना है। दूसरा एक क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की। अधिवेशन, ये हमने पहले भी बताया कि अधिवेशन से संबंधित हमें क्वेश्चन देखना है कि अधिवेशनों से क्वेश्चन बने, जितने भी इंपोर्टेंट अधिवेशन है, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता के बाद में मुंबई, मद्रास, जो जितने भी अधिवेशन जहां जहां हो और उसमें क्या इंपोर्टेंट रहा, क्या नया संशोधन किया और उसकी अध्यक्षता किसने की, यानी कि कहां पर हुआ, उसके अध्यक्ष कौन हुए और किस सन में हुआ, ये 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। आगे बात समझे। और दूसरा देते हैं लाल बाग महल या पैलेस कहां पर है, लाल बाग महल या पैलेस इंदौर में, आप सबको पता है, तो ये क्वेश्चन बन गया, यानी ये भी एमपी की वहीं से बना है, कला ये पर्यटन वाले क्षेत्र से। तो लाल बाग पैलेस कहाँ है, ये इंदौर में है। लाल बाग पैलेस इंदौर में है। 1886 में इसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया, यानी कि होलकर के समय जितनी भी इंपोर्टेंट, होलकर ही नहीं, अब इससे हमें यह अंदाज लगाना है कि सिंधियाओं ने किसका निर्माण किया, होलकरों ने किसका निर्माण किया है, जिसके बाद में देवास में जो राजा थे उन्होंने किसका निर्माण किया। तो जितने भी मध्य प्रदेश के जितने भी रियासतें थी, उन रियासतों में जो महत्वपूर्ण किला, दुर्ग और समाधियां, उन राजाओं से संबंधित जो समाधि है, जैसे कि सबसे ज्यादा ग्वालियर के किलों के बारे में पूछ लिया जाता है, गुफाओं से क्वेश्चन बन जाता है कि ये गुफा कहां पर है, तो ऐसा अपन को देखना है। दूसरी चीज है शंकर दयाल शर्मा का जन्म संबंधित, शंकर दयाल शर्मा भोपाल से संबंधित ये व्यक्ति, इनके बारे में आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन कितने बेसिक क्वेश्चन है, मतलब व्यक्तित्व से क्वेश्चन बन गया, मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन आ गया। लेकिन जब अपन ने पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ था, उसमें क्या थे, जितने भी 8 सब्जेक्ट दे रखे थे, उन्हीं 8 सब्जेक्टों में से इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, मतलब आउट इधर उधर नहीं गए। लेकिन अब धीरे धीरे जीएस पे भी अच्छी पकड़ बना रहा। अच्छी पकड़ का मतलब ये है कि जीएस से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि नॉर्मली होते हैं, सबको याद होते हैं। कहीं इधर उधर हो जाता है 11-12, लेकिन ये क्वेश्चन इतने नॉर्मल है कि सबको आ जाएंगे। तो जीएस में अपने को एक सामान्य तरीके से ही पढ़ना है, एक बेसिक अच्छा अपना क्लियर है तो अपना जीएस बन जाएगा। ये अपने को याद रखना है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर ऐसा आ रहा वैसा आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। जिसका जो सेक्शन कमजोर है तो उसको बोल दिया कि सर आज तो हमारा मैथ बहुत टफ आ गया, मैथ टफ नहीं आया। जिसका मैथ अच्छा है उसके लिए जीएस कठिन होगा, जिसका जीएस अच्छा है उसके लिए प्रबंधन कठिन होगा। तो ऐसे तालमेल चलती रहती है। तो अपने को क्या करना है, सभी को एक बराबर अनुपात के हिसाब से लेकर चलना है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, एकदम मीडियम लेवल पे भी अपन इन पे काम करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरी ये है कि YouTube पर जितने भी रिव्यू बता रहे हैं, जितने भी टीचर बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं हमने 2-3 चीजें वहां पर भी नोटिस की। क्या हुआ कि वो डायरेक्ट बच्चा वहां से आता है बाहर से घबराया हुआ, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं तो बताइए आपके कितने नंबर आए। तो ये क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, वो सबको पता है कितने, बाद में पता चल जाएगा। बल्कि उनसे पूछने का एक ये तरीका होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा रहा, या आपके पेपर में क्वेश्चन कहां से अच्छे पूछे गए, कौन से या सीक्वेंस वाइज पूछे। तो सीक्वेंस वाइज तो सबको पता है कि इधर उधर 11-12 हो रहे हैं क्वेश्चनों का, मतलब कभी किसके ऐसे 1-2 इधर 1-2 इधर 1-2 इधर, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाल दिए गए। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और एक शर्मिंदगी के कारण वो खुलकर बता नहीं पाता है। तो साथियों, एक कुछ दिन बाद हम जो हमारे मित्र रहे और अच्छे दोस्त भी रहे और जिसके बाद में जो अपने स्टूडेंट भी रहे, उनका एकदम व्यवस्थित बिठाकर अच्छे से रिव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे 2-4 दिन बाद, जितने जब वो आ जाएंगे पेपर देकर, तो जो भी उनको समस्या है, जिस तरह के उनसे क्वेश्चन पूछे गए, तो अपन उनको एकदम लाइव रिव्यू आपको बता देंगे, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। मेरा काम है जीएस के बारे में आपसे बात करना, बात वहां पहुंच गई।
तो दूसरा है मुद्रास्फीति से संबंधित क्वेश्चन बन गया। एक इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आ गए, लेकिन जब पहली शिफ्ट थी तो इकोनॉमी का हमें क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला। लेकिन अब जो पेपर होंगे वहां पर इकोनॉमी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो इसमें मुद्रास्फीति से पूछ लिया। दूसरा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, ये सबको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1857 की क्रांति को मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखना है कि मध्य प्रदेश में कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और भारत के संदर्भ में भी देखना है कि मध्य 1857 की क्रांति में कौन कौन से नेताओं ने यानी कि वीर क्रांतिकारियों ने योगदान दिया है, और मध्य प्रदेश में कौन कौन थे और कहां से संबंधित थे, और अगर वो उनकी शहादत हुई या शहीद हुए तो उनकी समाधि स्थल कहां पर है, कौन से जिले में, ऐसे क्वेश्चन। आगे बात समझो। दूसरा है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पारित कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ये आप सबको पता है। तो पंचायती राज अधिनियम से एक क्वेश्चन बन गया, यानी कि अपन जब पढ़ रहे थे सबसे पहले पटवारी में क्या था, एक सब्जेक्ट था पंचायती राज, तो यहाँ एक क्वेश्चन देखने को अपन को मिल तो गया। तो उसको भी अपने जो अपन ने पहले मेहनत कर चुके वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो भी आपके काम आएगी, ये क्वेश्चन बन गई है, वो आ गया। दूसरे और जीएस की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहा जाता है? मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार कौन से कहा जाता है, या किस किले को कहा जाता है? तो बुरहानपुर आसिफगढ़ के किले को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन गया, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आपने अगर गौर से देखा होगा था एक वीडियो में, तो ये भी है। दूसरा और क्वेश्चन बताता हूं मैं, लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछ लिया कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी किसके समय थे, कहां पर ये नीतियां लागू की गई। तो इसमें जो जितने भी कार्यकाल अंग्रेज अधिकारियों के जो महत्वपूर्ण हुए 1857 की क्रांति से संबंधित, या अंग्रेज नीतियों को लागू करने में कौन कौन से अंग्रेज व्यक्तियों का योगदान रहा है भारत में, उनसे संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या बता रहा हूं मैं, एक आपको बता रहा हूं एक टॉपिक, आपको इन टॉपिकों को थोड़ा ध्यान में रख के चलना है, ना कि पूरी चीजों को पढ़ना है। अब सब चीजों को अलग करो, जो टॉपिक जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं अपने को अलग अलग आयाम में इन क्वेश्चनों को देखना है। ओके, एक मिनट। तो वहां से अपने को क्वेश्चन देखना, एक ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया है, एक अधिनियमों से क्वेश्चन आ गए। तो अधिनियम जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम है अपने, और अधिनियम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, जो भी समिति हुई, किस समिति द्वारा बनाया गया, किसने कब पारित हुआ है, और इसके अध्यक्षता किसने की, उस समय अध्यक्ष कौन थे, इस अधिनियम को किससे संबंधित लाया गया है, मतलब इसके इर्द गिर्द जितने अपने को क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन पर अपने को फोकस करने की आवश्यकता है। यानी कि पॉलिटिक्स अभी अपने को दो टॉपिक मिले, एक तो अधिनियम वाला, एक कौन सा मिला था अपने को, राष्ट्रपति वाला। तो ये ऐसा देखना है अपने को। दूसरा है जिला सड़क रख रखाव का निर्माण कौन कराता है? जिला यानी कि ग्राम स्तर पर कौन करता है, जिला स्तर पर कौन करता है, राज्य स्तर पर कौन करता है, और भारत के स्तर पर यानी कि केंद्र स्तर पर कौन करता है। इन तीनों के संदर्भ में ये प्रश्न देखना है। तो इसका आंसर ये क्या होगा कि जिला परिषद करती है। ये सिंपल क्वेश्चन था। तो यानी कि बेसिक पॉलिटी का भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बेसिक चीजें हमें, क्वेश्चन जीएस का अगर आप देखोगे तो घबराने वाला कोई ऐसा काम नहीं है कि आप घबरा रहे हैं और आप बता रहे हैं। सिंपल सा काम है, आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आपका पटवारी भी क्लियर है। सिंपल बात यही कि बेसिक आपका क्लियर है तो पटवारी भी क्लियर है। और यही चीजें हमने पीएससी में भी देखी थी। पीएससी के पेपर में क्या हुआ, जिसका बेसिक अच्छा क्लियर है उसका पीएससी भी क्लियर है, प्री क्लियर है। मेंस का पता नहीं, लेकिन उसका प्री क्लियर है। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है जब हम चीजों को इमेज बनाकर देखते हैं, उसका प्रैक्टिकल चीजों को देखते हैं, तब हमारे यानी कि जो स्टैंडर्ड बुकें होती है उनको हम पढ़ते हैं, तो तब हमारा बेसिक आसानी से क्लियर हो जाता है। मैथ में भी बेसिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने अच्छे जो मैथ के टीचर होते हैं, जो अच्छे पढ़ाते हैं, उनके रिव्यू देखे हैं, तो वो बता रहे थे कि मैथ भी बेसिक से बन रहा है। तो इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं। जितने आप घबरा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। टेंशन में आके क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, भाई साहब तुम 6-7 महीने से मेहनत कर रहे हो, तुम 5-10 मिनट की टेंशन में पूरा अपना नुकसान मत करो। वहां आराम से शांति से बैठो और जो ये सोचकर बैठो कि हम एग्जाम देने आए हैं और जो होगा देखा जाएगा। इससे आगे हमें कुछ पता नहीं। और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो एकदम। जैसी आपकी मेहनत चल रही है कि ज्यादा कि आप लगे रहे टेंशन पे टेंशन करे जा रहे हैं, उससे क्या होता है कि नुकसान होता है, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने को आराम से अपना बेसिक ही मजबूत करके रखना है। और जिन टॉपिकों को हम बता रहे हैं उन टॉपिकों पे थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अगर तुम थोड़ा भी विश्वास करते हो, थोड़ा भी भरोसा करते हो, तो एक बार इन पर फोकस बना लेना, बहुत काम आएगी। क्योंकि लास्ट में तो मैं आपको कम से कम ऐसे 50 क्वेश्चन बता दूंगा इसी वीडियो में, जो
कहीं ना कहीं उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल गारंटी की बात है, 100% वहां से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि हमने पहले भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे निकाले थे जहां से क्वेश्चन आ गए, सीधे क्वेश्चन आ गए। तो यह है कि जैसे कि हमें जीएस पढ़ते हैं, जीएस पढ़ाते भी हैं, तो उसका हमें अच्छा नॉलेज है। बाकी हमसे मैथ रीजनिंग का पूछोगे तो हमें कुछ भी नहीं आता, आवा है हमारा, सब गोल है, डब्बा गोल है हमारा। इंग्लिश में भी डब्बा गोल है, इंग्लिश भी हमें ज्यादा नहीं आती, और मैथ रीजनिंग भी नहीं आती। रीजनिंग तो फिर बना लेते हैं, लेकिन मैथ हमसे बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जीएस की अगर बात करते हो तो जीएस में हम धर्राटे कटवा देते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये है। दूसरी चीज ये है, जिला सड़क का रखरखाव हो गए। चोरपुरा शिव मंदिर किस सदी में बनाया गया, ये लो। यानी कि इतिहास के जो जो महत्वपूर्ण राजा हुआ, उन्होंने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया, और मंदिर कौन सी सदी में बना, और कब करवाया गया, और किस कारण से करवाया गया। 3 चीज। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस मंदिर में जो भी प्रतिमा है वो कितने मुखी है, कौन सी दिशा में उसका मुख है। यहां से आप क्वेश्चन याद करना, यानी कि वो प्रतिमा किस भगवान से संबंधित है। दूसरी, या कौन सी दिशा में उस प्रतिमा को लगाया गया। और तीसरी बात यह कि कितने मुखी है, चतुर्थमुखी है, अष्टमुखी है। यानी कि जैसे शिवलिंग से क्वेश्चन बन जाता है कि चतुर्थमुखी शिवलिंग कहां पर है, और अष्टमुखी शिवलिंग कहां पर है। तो ये आपने को ध्यान देना है कि कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन ये आ गया, कंबोडिया मंदिर का संबंध रामायण महाभारत काल में। ये कंबोडिया, अंकोर वाट का कंबोडिया मंदिर आपने सुना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल में कर देता हूँ। जैसे कि इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था 1112 से 1153 के मध्यकाल में इनका शासनकाल रहा था। ये एक हिंदू शैली, यानी कि हिंदुओं का मंदिर है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर है। इतना सा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। दूसरा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई गई। यानी कि जो हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजना थी, योजना आयोग के तहत जो योजना बनाई गई थी, उन योजनाओं पर थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, जब हम योजना पढ़ते हैं, एक तो उनका संयाद करना है, दूसरा उसका मॉडल, कौन सा मॉडल के अनुसार ये योजना है। तीसरा यह है कि इस योजना में किस विषय पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, मतलब किस विषय पर फोकस किया गया, कृषि पर किया गया, सेवा क्षेत्र पर किया गया, इस आधार पर, है ना। यहां से एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा ये डलहौजी वाला हो गया। जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है। अब ये लो, जितने भी नाट्य, लोकनाट्य, कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, कौन से राज्य का कौन सा लोक नाट्य है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो एक 5-10 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा, ज्यादा कोई इतने हैवी नहीं है। वहां से आप इनको कवर कर लीजिए। लोक नृत्य से संबंधित ये क्वेश्चन बन गया। तो अपने को क्या करना है कि यानी कि इंडिया और एमपी, जिसके कारण से पर्यटन और संस्कृति से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं ज्यादा घूमने की बात नहीं है। जितना भी जीएस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से अपने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और जिसमें अपन साइंस के देख लेंगे, लिक्विड लाइन क्या है, शेरी विलोपसी रोग क्या है, ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, बुझे हुए चूनों का सूत्र क्या है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन बन गए। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो कितना होगा, अपने शरीर का क्या तापमान होगा। जिसके बाद में मानव के नाखून या केराटिन में कौन सा केराटिन बने होते हैं, किससे बने होते हैं। जिसके बाद में निम्न में से कौन सा स्वपोषी है, ये प्रश्न। ये जिसके बाद में प्रोटोजोआ से संबंधित जल का पीएच मान क्या है। मतलब कितने बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कोई घुमा फिरा के नहीं दे रहा है अभी। जिसके बाद में भारत की गंगा डॉल्फिन क्या है, या गंगा डॉल्फिन क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, जिसमें श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा रोग है, जैसे कि दमा, जिसको अस्थमा भी हम बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें और भी देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था जीएस और कंप्यूटर में आईपी का पूरा नाम बताइए, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। एक्सेल क्या है, वहां से क्वेश्चन बन गया। एमएस वर्ड से क्वेश्चन बन गए। जिसके बाद में मेमोरी से क्वेश्चन बन गए। आगे बात समझ, जिसमें एक वो पूछ लिया था, सेंट्रल सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली थी। तो इस टाइप की, मतलब कि एक बेसिक आपका अगर क्लियर है तो पटवारी आपका क्लियर है, यह भी बोलूंगा मैं। यही चीजें आ रही, ये जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन कीबोर्ड से क्वेश्चन आ गए। कौन सी की मतलब शॉर्ट की कौन सी है, अगर ये लाइन तो इसके लिए शॉर्ट की क्या होगी, शॉर्ट की से क्वेश्चन बन गए। जिसके बाद में मेमोरी से क्वेश्चन बन गए। पीसी का पूरा नाम बताइए, ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। डीएससीपी का पूरा नाम, इंटरनेट में कौन सी चीज यूज की जाती है,
मतलब कि पूरी तरीके से एकदम संधि, अब हिंदी में देखेंगे तो संधि से संबंधित क्वेश्चन आए, लिंग से संबंधित क्वेश्चन आए, शुद्ध वाक्यों से संबंधित आए, विलोम शब्द आए, पर्यायवाची शब्दों से क्वेश्चन बने। ये मैं टॉपिकों का नाम बता रहा हूं जो जिस पर आपको अभी फोकस बना के रखना है कि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ये 2 दिन में जितने 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था उन चारों शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। योजक चिन्हों से क्वेश्चन बन गया, कारक क्या है, समास क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, वर्णमाला से क्वेश्चन बन गया, वर्णमाला, यण संधि यानी संधि में भी यण संधि का उदाहरण पूछ लिया, कर्म धाराएं पूछ ली। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देखे, बहुत सारे मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाया हूं कि जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, जो यहाँ से आ सकते हैं, आप उसको नोट करना विशेष ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जिसके बाद में जो भी लगेगा आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि कहाँ पर किस विषय पर अपने को और प्रश्न लाना है जो अपनी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे या आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है किलो का रत्न, किलो का रत्न किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किलो को किलो का रत्न कहा जाता है, प्रश्न नोट कर लेना। दूसरा 80 खंबा बावड़ी कहां पर है, तो 80 खंबा बावड़ी भी ग्वालियर में। दूसरा है अबुल फजल की कब्र कहां पर है, तो अबुल फजल की कब्र है ग्वालियर के अंतरी में। दूसरा नूराबाद पुल मुरैना जिला में स्थित है और जिसको सांक नदी या खांक नदी के किनारे बसा हुआ है। गन्ना बेगम का मकबरा, ये ऐसे प्रश्न है जो सुनने को बहुत कम मिलते हैं, यहीं से परीक्षा क्वेश्चन बना लेती है। इसलिए ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, उनको नोट भी कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, 5 क्वेश्चन मैंने छाटे थे एमपी से और वो पांचों के पांचों देखने को मिल गए और मैं विद प्रूफ आपको बता भी दूंगा। दूसरा है अबुल फजल की कब्र ग्वालियर के अंतरी में। नूराबाद पुल कहां पर, गन्ना बेगम का मकबरा कहां पर है, तो मुरैना जिले में गन्ना बेगम का मकबरा है जो नूराबाद में स्थित है। गोहर का किला भिंड में है और बेंसली नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा है बड़ा महल एवं राजमहल, कहां पर है, तो राजगढ़ जिले में स्थित है। उमर परमार राजवंश के रावत मोहन सिंह ने बनवाया था, जैसे कि राजगढ़ में रंग महल, राजमहल, इंद्र महल, ये भी महल वहीं पर पड़ते हैं। दूसरा चाचौड़ा का किला गुना जिले में, इसका निर्माण खींची वंश के राजा शेर सिंह ने करवाया। यानी कि किला कहां पर है, इसका निर्माण किसने करवाया और किस वंश से संबंधित है। 3 सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ, उसकी भौगोलिक स्थिति, निर्माणकर्ता और वंशावली, किस राजा ने इसका निर्माण करवाया। दूसरा है शेरशाह सूरी ने ईदगाह कहां पर बनवाई थी, तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास से या पर्यटन से संबंधित ही प्रश्न बता रहा हूं, ना कि भारत के इतिहास से संबंधित। ओनली मध्य प्रदेश पर ही फोकस करना। शेरशाह सूरी ईदगाह यानी कि मध्य प्रदेश पर फोकस करने का मतलब ये नहीं कि आप मध्य प्रदेश ही पढ़ो। मध्य प्रदेश का मतलब ये कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपोर्टेंट स्थल है जो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं या संभावित प्रश्न होते हैं, वही अपन चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है शेरशाह सूरी ने ईदगाह कहां पर बनवाई थी, तो श्योपुर में बनवाई थी 16वीं शताब्दी में। विजय राघवगढ़ का किला कहां पर है, कटनी में 5वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था चोल राजाओं के द्वारा। दूसरा हिंदू मुस्लिम एवं अफगानी शैली में निर्मित किला कौन सा है, तो धार का किला है। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 शैलियां हिंदू, मुस्लिम और अफगानी, कहां पर है, धार का किले में का निर्माण इस शैली में करवाएगा। दूसरा है दक्षिण का प्रवेश द्वार, ये प्रश्न जो मैंने छाटा था आ गए ना, असीरगढ़ का किला। और एक सहस्त्र बाहु मंदिर, जो सात बाहु मंदिर भी बोलते हैं, वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुगल शासक शाहजहां की बेगम मुमताज की कब्र कहां पर है, तो मुमताज की कब्र मध्य प्रदेश में, यानी कि मुमताज जब की मृत्यु हुई तो सबसे पहले मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ के किले में दफनाया गया था, जिसके बाद में उसको यहाँ से कब्र को खुदवाया गया, खुदवाकर आगरा के ताजमहल में दफन कर दिया गया। तो ये था, क्योंकि उस समय हुआ था कि ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था। शाहजहां ने पहले थोड़ी ताजमहल बनवा दिया था, बाद में बनवाया था। यह निर्माण कार्य चल रहा था, उससे पहले मुमताज निपट गई थी या मर गई थी या उनकी मृत्यु हो गई थी। तोपची हवेली कहां पर है, तो तोपची हवेली ओरछा निवाड़ी में। तोपची हवेली कहां पर है, तो ओरछा निवाड़ी में तोपची हवेली। दूसरा है महाराजा नरसिंह महल कहां पर है, तो श्योपुर जिले में सीप नदी के किनारे है। इसका निर्माण नरसिंह देव यानी कि गोंड राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। भोपाल के ताजमहल का निर्माण, तो भाई साहब पहली बार तो आप ये सुनो कि भोपाल में ताजमहल है, वो सबसे पहले क्वेश्चन।
कि भोपाल में जो ताजमहल या ताजमहल की फुहर नकल है, यानी कि ताजमहल के जैसे दिखने वाली नकल है, या ताजमहल ही, उसको ताज ही महल के नाम से जानते हैं, तो ये भोपाल में स्थित है। और इसका निर्माण एक समय बेगमों का शासन चला था, कुदसिया बेगम, सुल्तान जहां बेगम, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। तो जो बेगमों का शासन था उन्हीं में से एक सबसे फेमस और प्रसिद्ध बेगम थी सुल्तान जहां बेगम, जिनका कार्यकाल था 1871 से 1889 तक इनका कार्यकाल चला था। तो उस समय इसका निर्माण कराया गया था, भोपाल के ताजमहल का निर्माण। आ गई बात समझ में। दूसरा, 56 महल कहाँ पर है? 56 महल धार में है। और धार में कौन कौन से इंपोर्टेंट महल है उन पर भी हम चर्चा कर ले, जैसे कि 56 महल है, खरबूजा महल है, अंदा महल है, रोशनबाग महल है, वोडिया महल है, डाकनिया महल है, सुमरावाल महल है, वाह, आदर महल है, और मालकम कोटी है। तो इस प्रकार के अगर ये इतनी इनमें से किसी का नाम आ गया तो अपने को आंख मीच के धार लगाना है। धार में ये सुरभैया गढ़ी एवं कछुआ गढ़ी शिवपुरी कछुआ शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो ये सुरभैया गढ़ी कहाँ पर है और यह कछुआ गढ़ी कहाँ पर है? तो शिवपुरी में। और ये किससे संबंधित है? कछुआ राजपूतों से संबंधित है। कछुआ शासकों, कछुआ राजपूत वो राजपूत जो कि राजा भारमल का आपने नाम सुना था, अकबर का ससुर, जोधाबाई या हरकाबाई का पिता। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे किलो से संबंधित प्रश्न देखे। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हमें लगे थे वो हमने बताए। लेकिन साथियों बात यही खत्म नहीं हो जाती है, इसके आगे जहां से प्रश्न जीएस से पूछे जाएंगे मैं उस पर डेली उसका अपडेट लेता रहता हूं। और जहां से प्रश्न बन रहे हैं तो उससे संबंधित भी मैं प्रश्न ढूंढने की कोशिश करता हूं। बीच बीच में आपको और भी चीजें मैं बताता रहूंगा, जिसमें एक और किलो के नाम है, वो सुन लीजिए, हो सकता है वहां से कुछ क्वेश्चन बन जाए और अपने को नहीं आए बताने। जैसे कि मांडू, अब मांडू में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मांडू में जहाज महल है, असरपी महल है, दाई महल है, नीलकंठ महल है, हिंडोला महल है, रानी रूपमती का महल है, बाज बहादुर महल है, मस्जिद भी है, नगरिया महल है, हाथी महल है, जाली महल है, जामान्या महल है। इस प्रकार के बहुत सारे महल हैं। तो ये मांडू से संबंधित जितने भी है, धार मांडू से संबंधित जितने भी है वो अपन ने यहाँ कवर कर लिए। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जितना भी जीएस पूछा जा रहा है कोई हाई लेवल नहीं है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आपका पटवारी क्लियर है। जीएस में मैथ रीजनिंग की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। दूसरी है प्रबंधन की मैं बात करता हूं, तो प्रबंधन में हो क्या रहा है कि जो अपन अभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, प्रश्नों को देख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें गौर करने योग्य बात कि प्रश्न बन रहा है कॉन्सेप्ट से। आपने अगर थ्योरी में अच्छे से प्रबंधन को समझने की कोशिश की है तो प्रश्न वहां से अपना बन जाएगा कॉन्सेप्ट से। और दूसरा ये है कि पिछले परीक्षा में जो प्रबंधन से क्वेश्चन बने थे, पूछे गए थे, उससे भी प्रश्न आपने को देखने को मिल रहे हैं। तो अभी प्रबंधन का लेवल कभी हाई लो कभी हाई लो। बोलते हैं ना कि आज तो हमारा प्रबंधन का पेपर थोड़ा टफ आ गया, मतलब प्रबंधन टफ पूछा गया। वो कोई टफ नहीं पूछा गया। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए मैथ सरल है, जिसका प्रबंधन स्ट्रॉन्ग है उसके लिए प्रबंधन सरल है, जिसका जीएस अच्छा है उसके लिए जीएस सरल है। तो इस तरीके का सेगमेंट चल रहा है, लेकिन सब बेसिक है, ज्यादा हाई लेवल नहीं है, मतलब मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। तो आपको यही करना है कि जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए, और जो टॉपिकों को हमने नाम बताए उस पर थोड़ा ध्यान लगा लेना है, थोड़ा सा फोकस कर लेना कि यहाँ इन चीजों को भी एक बार हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। थोड़ा सा मतलब एक ब्रीफली रिवीजन लगा लेना, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खुश रहे, मस्त रहे और अपने लक्ष्य में व्यस्त रहे।